बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्यूनो डेफिशिएंसीज हमारा टॉपिक है आज का। इम्यूनो डेफिशिएंसीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इम्यून सेल्स होते हैं वो मेनली हमारे पास या तो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। इससे भी पहले, न्यूट्रोफिल से भी पहले हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो आपके पास क्या होगी, या तो अडॉप्टिव होगी, ठीक है, या आपके पास इन्नेट होगी। दो किस्म की इम्यूनिटी बॉडी में लाई कर रही होती है हमारे पास। अडॉप्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास बी और टी सेल है मेनली, और इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास फैगोसाइट्स, और फैगोसाइट्स के अलावा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो अगर आपके पास बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वो आपके पास इम्यूनो डेफिशिएंसीज में बात चली जाएगी। अगर इम्यूनो डेफिशिएंसीज में जा रही है तो वो आपके पास डिफरेंटली उसको कैटेगराइज किया गया है। किस तरह से? या तो आपके पास जो इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं वो सिर्फ इस वजह से होंगी कि आपकी बॉडी में बी सेल की डेफिशिएंसी है, ठीक है, सिंपल बी सेल कम है। या आपके पास ऐसा होगा कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी बॉडी में टी सेल जो है वो कम है, टी सेल डेफिशिएंसी होगी। या कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें बी और टी सेल दोनों ही कम होंगे, ठीक है। तो अगर बी और टी सेल दोनों कम है तो इसका मतलब है कि उस बंदे में अडॉप्टिव इम्यूनिटी ही नहीं है प्रॉपर। फिर कुछ ऐसे हमारे पास डेफिशिएंसीज हैं, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनमें हमारे पास फैगोसिटिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही होती, कुछ में न्यूट्रोफिल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो ये आपके पास सारी की सारी इस तरह से उनको कैटेगराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्यूनो डेफिशिएंसी मेनली हमारे पास या तो एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड इस वजह से होगी कि आपके पास HIV इन्फेक्शन, या फर्दर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा है जो कीमोथेरेपी पे है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास HIV भी CD4 सेल का काउंट जो होता है वो कम कर देता है। और कीमोथेरेपी हमने कहा था कि इसके चार मेन साइड इफेक्ट हैं: GIT, एलोपेशिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हमने कहा था कि ये यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज कर देती है। तो ये हमने साइड इफेक्ट जो थे वो सारे पढ़े थे, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में भी आपके पास बोन मैरो सुप्रेशन होती है। तो बोन मैरो सुप्रेशन अगर होगी तो बोन मैरो से ही आपके पास व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल नहीं होंगे तो इसके साथ आपके पास टी सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल्स, वो सारे के सारे सेल्स नहीं होंगे। तो मेन आपके पास एक वाइड दो काजेज हैं, या तो HIV का इन्फेक्शन होगा या कीमोथेरेपी। फर्दर अगर हम बात करें तो जेनेटिकली भी हो सकती है, जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी के बाय बर्थ, ठीक है। जेनेटिक हमारे पास वो जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, जो बेबी पैदा हुआ है, उसको जेनेटिकली मसला था जिसकी वजह से उसकी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो चुकी है, उसमें बी और टी सेल्स नहीं बन पा रहे। क्यों हो सकती है? क्योंकि कोई एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है, उसका थाइमस नहीं बना। फर्दर हाउ कोई भी ऐसी काज हो सकती है। तो ये सारी की सारी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने लगा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बी सेल डिसऑर्डर। बी सेल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो बी सेल्स आपके पास सबसे पहले कहाँ से बनते हैं? सबसे पहले बी सेल्स बनते हैं बोन मैरो से, ठीक है। बोन मैरो, बोन मैरो से आपके पास सबसे पहले होते हैं इमेच्योर बी सेल, इमेच्योर बी सेल। और फिर ये इमेच्योर बी सेल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है मेच्योर बी सेल में, मेच्योर बी सेल में। फिर इन मेच्योर बी सेल को फर्दर आपके पास कन्वर्ट किया जाता है प्लाज्मा सेल में, डिफरेंशिएशन होती है इनकी, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल आपके पास आगे एंटीबॉडीज बनाते हैं, क्लास स्विचिंग होती है, IgE, IgA, एम तो पहले ही बन जाती है, जी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये सारा काम होता है बी सेल से रिलेटेड, जितनी लीनिएज है वो मैंने सारी लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जीन्स जो हैं वो अपना अपना काम करती हैं। जैसे कि हम हमारे पास अगर इमेच्योर बी सेल हैं तो उनको मेच्योर करने के लिए हमारे पास होती है BTK जीन, ब्रूटोन टायरोसिन काइनेज, ठीक है। उसके अलावा मेच्योर बी सेल्स जो होते हैं वो जब प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होते हैं तो आपके पास एक जीन होती है जिसको बोलते हैं BAFF, BAFF जीन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करेगी, ये आगे कन्वर्ट करवाएगी मेच्योर सेल को प्लाज्मा सेल में, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, बेबी ऐसा है जिसकी बॉडी में BTK, ये जो आपके पास जीन होती है, इसकी डेफिशिएंसी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो हमारे पास ऐसे पेशेंट में इमेच्योर बी सेल जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीकर्सर बी सेल। तो प्रीकर्सर बी सेल जो होंगे वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है जी। आपके पास ये डिजीज होती है एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या होगा, ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया के इस बंदे की बॉडी में जो आपके पास एंटीबॉडीज हैं, ग्लोबुलिन जो होती हैं वो मेनली एंटीबॉडीज होती हैं ना, तो वो सारी की सारी जो एंटीबॉडीज हैं इस बंदे की बॉडी में कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्या कंसेप्ट है?
बी सेल्स आगे मेच्योर ही नहीं हो रहे हैं, मेच्योर होने के बाद उन्होंने आपके पास एंटीबॉडीज बनानी थी, तो मेन काज ये होती है कि आपके पास इसकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती, लेकिन प्रिकर्सर बी सेल्स जो होते हैं वो आपके पास नॉर्मली मिलेंगे बॉडी में। अब ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। कल हमने एक बात पढ़ी थी, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि आपके पास अगर बी सेल कम होंगे तो बी सेल की डेफिशिएंसी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, और अगर टी सेल कम है तो इसकी वजह से आपके पास वायरल इन्फेक्शन का रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा। तो बी सेल अगर आपके पास बॉडी में कम है, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो रिस्क होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मेनली आपके पास ऑप्सोनाइजेशन नहीं होती, कि अगर आपके पास कोई भी इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो उसके ऊपर अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ने आके लगना था तो वो नहीं लगेगा। तो ये जो आपके पास रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इसमें मेनली जो बैक्टीरिया होंगे वो एच इन्फ्लुएंजा, और दूसरे नंबर पे आपके पास स्टेप निमोनाई, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये जो कंडीशन है, ये जो बच्चा होगा जेनेटिकली उसके जेनेटिक म्यूटेशन है, मतलब कि ये जीन जो होती है वो उसकी म्यूटेटेड होती है, तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो आपके पास आफ्टर 6 मंथ जो होंगे ना, 6 माह के बाद प्रेजेंट करेंगे। वाई? बिकॉज टिल 6 मंथ मदर प्रोवाइड, उसके जो मदर होगी वो क्या करेगी कि उस अपने बच्चे को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा था कि ये पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटली कौन सी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं, तो आईजीजी, ठीक है। तो मदर ने बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी ट्रांसप्लेसेंटल रूट के जरिए से, ठीक है। 6 मंथ तक ये जो एंटीबॉडीज थी वो इस बेबी में, मतलब आफ्टर डिलीवरी, बच्चा जब आपके पास पैदा हुआ, पैदा होने के 6 माह तक भी उसकी माँ ने उसको इतनी एंटीबॉडीज दे दी थी कि वो उसके साथ लड़ती रही, ठीक हो गया। और इसके बाद इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि आपके पास ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क में आपके पास कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क में आई जी ए एंटीबॉडी, तो आई जी ए एंटीबॉडी और आई जी एंटीबॉडी आपके पास 6 मंथ तक क्या होती हैं कि वो बेबी के सर्वाइवल के लिए इनफ होती हैं कि बच्चे को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती रहती हैं। इसके बाद आपके पास इसको सिम्टम्स जो होंगे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। और एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड जेनेटिक हमारे पास इसका ये कंसेप्ट है कि एक्स लिंक्ड डिजीज हमेशा नेक्स्ट किसको होगी, बॉयज में, बॉयज में ये ज्यादा होगी, ठीक हो गया जी। तो यहां तक थी बात हमारे पास ब्रूटोन ए गामा ग्लोबुलिनीमिया। अब हमारे पास जो फाइंडिंग्स आती हैं, फाइंडिंग्स में सबसे पहले ये होगा कि आपके पास जो फॉलिकल था, फॉलिकल में हमने बनाया था कॉर्टेक्स, बनाया था कॉर्टेक्स में, सॉरी लिम्फ नोड में कॉर्टेक्स बनाया था, कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स थे, फिर पैराकॉर्टेक्स था, पैराकॉर्टेक्स में हमारे पास टी सेल थे, फिर आपके पास आगे हमने मेडुला बनाया था। तो ये आपके पास जिस सेल का, जो सेल डिफेक्टिव होगा या जिस सेल की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास जो लिम्फ नोड होता है ना, तो लिम्फ नोड में वो सेल्स जो होता है वो आपके पास एब्सेंट नजर आता है। जैसा कि लिम्फ नोड में जो फॉलिकल्स होंगे, फॉलिकल्स में बी सेल होते हैं, तो इस पेशेंट के लिम्फ नोड में फॉलिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। एब्सेंट लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड जर्मिनल सेंटर्स मेनली एब्सेंट, कि जो आपके पास प्राइमरी फॉलिकल्स हैं और जर्मिनल सेंटर है। प्राइमरी फॉलिकल्स में आपके पास क्या थे कि इनएक्टिव बी सेल्स, और जर्मिनल जो आपके पास सेंटर होता है, सेकेंडरी फॉलिकल जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके पास एक्टिव बी सेल होते हैं। तो ये दोनों आपको एब्सेंट मिलेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट में बी ए डबल एफ ये जो जीन है इसकी आपके पास म्यूटेशन है, म्यूटेशन होने की वजह से मेच्योर बी सेल्स जो हैं वो आगे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आपके पास होगा कुछ इस तरह से। डिफरेंट क्या क्या डिफरेंट आएगा इसको, ये जो आपके पास डिजीज होती है इसको हम कहते हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, CVID। और मेनली इसमें किस जीन की म्यूटेशन है, BAF जीन की म्यूटेशन है, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन में आपके पास जो मेच्योर बी सेल थे वो आपके पास आगे कन्वर्ट होने थे प्लाज्मा सेल में, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल में नहीं कन्वर्ट हो रहे, तो इसके नतीजे में हुआ कुछ इस तरह से है कि बॉडी में नॉर्मल बी सेल का जो काउंट होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन आपके पास IgA, IgE एंड IgM, दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये बन नहीं रही है आपके पास, जिस जीन ने इसको बनाना था वो आपके पास डिफेक्टिव है। तो मेनली ये होता है। अब किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको ए गामा ग्लोबुलिनीमिया से, पहली बात तो ये है कि ये आपके पास एक्स लिंक नहीं होती, वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो वो आपके पास ज्यादातर बॉयज में होगी, और ये आपके पास एक्स लिंक नहीं है तो ये फीमेल को भी अफेक्ट कर सकती है। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ऐसे पेशेंट में आपको इस कंडीशन के साथ साथ
वहां पे हमें क्या मिल रहा था, हमें प्रीकर्सर बी सेल मिल रहे थे, ठीक है, प्रीकर्सर बी सेल। और यहाँ पे जब हम फाइंडिंग देखेंगे तो इसकी फाइंडिंग में हमें नॉर्मल बी सेल मिलेंगे, बी सेल बिल्कुल नॉर्मल होंगे, ठीक है। लेकिन आगे IgA IgE IgM ये नहीं मिल रही, और फर्दर आपके पास जो प्लाज्मा सेल है वो भी आपको कम मिलेगा। और ये जो पेशेंट होता है वो आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि हमारे पास SLE मोस्ट कॉमन है। SLE के साथ ये पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, ऐसे पेशेंट को SLE भी होगी, ठीक है। और दूसरा कि लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट का मतलब ये है कि ये डिजीज प्रेजेंट होगी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद ये डिजीज जो होगी वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास बी सेल्स की एक ही डिजीज रह गई है और ये बहुत ही ज्यादा अहम है, IgA डेफिशिएंसी। तो IgA डेफिशिएंसी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एक बेबी है, ठीक है, और एक बेबी को क्या हुआ है कि आपके पास नॉर्मल था, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं था, बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई गई है, उसको ब्लड बैग लगा दिया गया है। तो जब ब्लड बैग लगाया है उसको, तो आफ्टर ब्लड बैग दिस पेशेंट प्रेजेंट एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, ये हो गया। और एनाफाइलैक्सिस के अलावा अब नेक्स्ट हमारे पास ऐसे पेशेंट में GIT, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी है इस पेशेंट में, ठीक है, उसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और अगर एनाफाइलैक्सिस था, हो गया, ठीक हो गया, तो एनाफाइलैक्सिस को ट्रीट किया, लेकिन आपके पास इस ऐसे पेशेंट में GIT पल्मोनरी इन्फेक्शन का जो रिस्क होगा वो ज्यादा होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहेगा। अब ये जो बात है कि ये आपके पास IgA डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्यों है, एनाफाइलैक्सिस क्यों होता है, तो हमने जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़े थे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो होता है वो विद इन मिनट्स होता है, कि कुछ ही लम्हात में, ठीक है, जैसे ही इन्फ्यूज किया तो एनाफाइलैक्टिक शॉक में पेशेंट चला गया। हुआ कुछ इस तरह से कि अगर ऐसे पेशेंट में IgA की डेफिशिएंसी है, IgA डेफिशिएंसी है, और हमने इसको जो ब्लड लगाया, ये जो ब्लड लगाया हमने, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल बंदे का था। अब अगर ऐसा पेशेंट जो है वो IgA डेफिशिएंट है, तो ऐसे पेशेंट में इस IgA के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी ना, क्योंकि ये नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो आपके पास इसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज होंगी का मतलब ये है कि आपके पास सेल्फ, जब T सेल्स की नेगेटिव सिलेक्शन होती है ना, तो वो जब सेल्फ एंटीजन जिस जिसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, बाकी जो बाहर से आएगी उस सारे को पकड़ेगा। तो अगर IgA नहीं है तो इसकी बॉडी में IgA डालेंगे ना, तो जब IgA डालेंगे इसके पास पहले तो नहीं है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो होंगी वो आपके पास आके इसको स्टक कर देंगी। जब इसके ऊपर आके लग जाएंगी उस ब्लड में, सम हो ऐसे हो सकता है कि जो वो पेशेंट का जो ब्लड था उसमें कुछ IgA एंटीबॉडीज भी थी, ठीक हो गया। तो इसी वजह से ये जो पेशेंट होता है वो एनाफाइलैक्टिक शॉक में चला जाता है, ठीक है। मेन ये सिम्टम्स आएगा, एनाफाइलैक्सिस को मेनली वो बताएंगे, सिनेरियो हमेशा इसी तरह से पूछा जाएगा, सिंपल नहीं पूछा जाएगा कि IgA डेफिशिएंसी बताओ, चलो जी क्या होती है। उसके अलावा साइनोपल्मोनरी और GIT इन्फेक्शन जो होता है वो आपके पास इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो तीनों हमने डिजीजेज अभी तक डिस्कस की हैं, अगर हम बात करें, इनको कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले हमारे पास IgA है, उसके अलावा हमारे पास ब्रूटॉन्स, गामा ग्लोबुलिनीमिया, और फर्दर हमारे पास कंबाइंड वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी CVID। तो इन तीनों में आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो IgA डेफिशिएंसी है उसमें जो बी सेल है, पहले बी सेल के हिसाब से देख लेते हैं। तो IgA डेफिशिएंसी में बी सेल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। ब्रूटन्स में आपके पास बी सेल अब नॉर्मल नॉर्मल नहीं होते, ठीक है, सॉरी, आपके पास नॉर्मल नहीं होते बल्कि डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीकर्सर बी सेल होते हैं ना, उनको नॉर्मल नहीं कहा जाता। और जैसा कि हमारे पास कॉम्बाइंड कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये जो कंडीशन होती है इसमें भी आपके पास जो बी सेल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, आगे वो प्लाज्मा सेल नहीं बनाते, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस आ गया एक मेन। फर्दर हमारे पास अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, तो एंटीबॉडीज के हिसाब से जो IgA डेफिशिएंसी होती है हमारे पास, इसमें जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी डेफिशिएंसी होगी, ब्रूटन में तमाम की होगी, ऑल ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और आपके पास ये जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें भी ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी होगी। उसके अलावा साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन और GIT का इन्फेक्शन ये सब में कॉमन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि आपके पास IgA तो मेनली मिकोजा को प्रोटेक्शन करती है, और इसमें भी आपके पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो ज्यादातर GIT और आपकी जो लंग्स हैं उसको इन्वॉल्व करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है। और उसके अलावा इसमें GIT से ये भी है कि जियार्डियासिस जो आपके पास होता है ना, जियार्डिया लैम्बलिया पैरासाइट जो होता है उसका इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में, जियार्डिया लैम्बलिया का। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास
ये जो IgA का पेशेंट होगा इसमें ज्यादातर क्या होगा कि रोमेटाइड आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज का जो रिस्क होगा ना वो ज्यादा होता है, ये इसके साथ प्रेजेंट करती है। ब्रूटेंस जो होती है वो इन्फेंसी, ठीक है, ज्यादातर बच्चों में होती है, ठीक है। और आपके पास जो कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ये आपके पास 20 से 40 एज जो होगी, और उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज के साथ ये जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा, जैसे SLI, रिमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। मेन डिफरेंस यहाँ पे है, ये जो लाइन है ये आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी आपके पास है, कि आप कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी में बी सेल्स नॉर्मल और IgA में भी नॉर्मल, ब्रूटन में नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास IgA इम्यूनोडेफिशिएंसी अगर है तो इसमें साथ क्या मिलेगा, साथ एनाफाइलैक्टिक शॉक मिल सकता है। कब कब मिलेगा, कि जब हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक हो गया जी। तो ये जितनी भी डिजीजेस थी अभी तक हमने बी सेल्स के रिलेटेड पढ़ी थी। अब हम आगे आ जाते हैं, तो हमारे पास टी सेल की हम बात कर लेते हैं। तो टी सेल्स में हमारे पास टी सेल्स मेनली जो टी सेल्स डेफिशिएंसी हैं, टी सेल्स डेफिशिएंसीज, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास है थाइमिक थाइमिक एप्लेजिया, सॉरी, थाइमिक एप्लेजिया। तो थाइमिक एप्लेजिया हमारे पास होगा क्यों, किस वजह से होगा? अगर किसी पेशेंट को एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपको कैप के नाम से आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्लेफ्ट होती है, आर्च होती है और पाउच होती है, ठीक होगी। इस तरह से हमारे पास ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये ये डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जिससे आगे फर्दर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बनते हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है ना, ये आउटर पार्ट इसको बोलते हैं क्लेफ्ट। इनर पार्ट जो होता है, जो हम ब्लू से बना लेते हैं, ये सारे का सारा जो ब्लू वाला है, ये आपके पास होता है आर्च, ठीक है। और जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पाउच, ये वाला, ये पाउच, ठीक है। तो होगा कुछ इस तरह से, अगर किसी पेशेंट में थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है वो आपके पास नॉर्मली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट उसकी हुई है, तो इसकी वजह से पेशेंट में जो थाइमस होगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बनना था, यहाँ से आपके पास थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से हमारे पास थाइमस बनना था, और अगर थाइमस नहीं बना तो ऐसे पेशेंट में थाइमस एप्लेजिया हो जाएगा। फर्दर आपके पास सिर्फ ये नहीं होता कि थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से थाइमस बनता है, बल्कि आपके पास जो जो ऑर्गन अफेक्ट होंगे, एक थाइमस अफेक्ट होगा, दूसरे नंबर पे आपके पास पैराथाइरॉइड हार्मोन, और तीसरे नंबर पे आपके पास हार्ट। हार्ट जो पेशेंट का होगा ना वो आपके पास अफेक्ट होगा। अच्छा, अब ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेशेंट की प्रेजेंटेशन में जब MCQs होगा तो MCQs में पूछेगा कि ये जो पेशेंट है आपके पास, उसका जो लिप है वो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट लिप के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि इस तरह से उसका जो लिप है वो क्लेफ्ट है। फिर उसके बाद आपके पास ऐसे पेशेंट में जो उसकी जो मसल्स मूवमेंट है वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव उसकी मसल्स मूवमेंट है, ठीक है, ट्विचेस हो रहे हैं उसको। ये दो बातें होंगी। और दूसरी बात वो ये कहेगा कि अगर हमने उसका एक्सरे देखा है तो एक्सरे पे हमें क्या मिल रहा है कि थाइमस नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट पता ही हो गया ना, थाइमस नजर नहीं आया, थाइमस आपके पास अगर शेडो नहीं बन रहा तो वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन ये बातें होंगी कि एक आपके पास क्लेफ्ट लिप है, दूसरा आपके पास उसकी मसल ट्विचेस मिल रहे हैं, ठीक है, दो बातें। और उसको हार्ट डिफेक्ट है, कोई ना कोई हार्ट एबनॉर्मेलिटी है। तो आप लोग डायग्नोज करो कि ये पेशेंट को क्या चीज़ है, ठीक हो गया। तो इस पेशेंट को होगा थाइमस एप्लेजिया। अगर थाइमस नहीं है तो बॉडी में टी सेल कम होंगे। अगर पैराथाइरॉइड हार्मोन नहीं है तो कैल्शियम का लेवल कम होगा। तो अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो इसी वजह से पेशेंट को ट्विचेस होंगे, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया होगा, आपके पास कैटाइंस बॉडी में कम होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा हार्ट डिफॉर्मिटी मिल सकती है, ठीक है जी, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो हो सकती हैं, कोई भी इसके रिलेट हो सकती है, ठीक है। तो ये मेन आपके पास ऐसे पेशेंट में होता है। हमने बात की कि थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है उसमें डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ये ऑर्गन नहीं बन रहा है। और हम अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली टी सेल के ऊपर। टी सेल्स आपके पास थाइमस में मेन रोल होता है कि उनकी जो मैच्योरेशन होती है वो थाइमस में होती है, ठीक है। और थाइमस में आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दो किस्म की सिलेक्शन होती है। तो ये बात है इसके रिलेटेड। बाकी इसके रिलेटेड उन्होंने एक दिया हुआ है, निमोनिक दिया हुआ है, वो आपने याद करना है कि आपके पास कैच, CATCH, ठीक है जी। सी से आपके पास कार्डियक डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ए से एबनॉर्मल फेसिस, एबनॉर्मल फेसिस आपके पास ये देखें लेफ्ट लिप लिप मिलेगा उसको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टी से थाइमस एप्लेजिया, और आपके पास सी से क्लेफ्ट लिप, और एच से आपके पास हाइपोकैल्सीमिया,
हाइपोकैल्सीमिया, तो ये आपने इससे याद रखना है। और फर्दर आपके पास डिक्रीज टी सेल, वो तो हमें पता चल गया। डिक्रीज पीटीएच, ये भी आ सकती है फाइंडिंग के पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड ही नहीं है, और पैराथायरॉयड अगर कम है तो इसी के रिलेटेड है कि कैल्शियम कम होगा, ठीक है। और थाइमस शैडो जो होगा वो एब्सेंट होगा। मैंने वहां पे जब हमने उसको पढ़ा था शुरू में, तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा था कि आपके पास जो पेशेंट का थाइमस होता है ना, सेल शेप होता है कि बहुत बड़ा थाइमस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा, पहले थाइमस बड़ा है तो जैसे जैसे एज बड़ी होगी वैसे वैसे थाइमस जो होगा वो शॉर्ट डिक्रीज होता जाएगा, उसका साइज कम होता जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट में थाइमस है ही नहीं तो आपके पास यहाँ पे वहां पे थाइमस शेडो एब्सेंट मिलेगा एक्सरे के ऊपर। तो ये इस तरह से मैंने वैसे जो क्लिनिकल सिनेरियो है उसी के साथ आपको बताई है बात कि किस तरह से आपने याद रखना है कि पेशेंट में ट्विचेज होंगी, मसल ट्विचेज होगी, उसकी फेस एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी, उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स मिलेगा, ये सारी कंडीशन मिलेंगी, ठीक हो गया। अगर ये कंडीशन मिल रही हैं तो साथ आपके पास आपको पता होना चाहिए कि उसको थाइमिक एप्लेजिया भी। एक और कंडीशन है जिसमें आपको क्या मिलता है कि एक्सरे के ऊपर जो थाइमस है वो नहीं मिलता, थाइमस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। बाकी जो कंडीशंस है मेटाबॉलिकली कोई भी उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेगा, तो हमने उसको डिफरेंशिएट करना है किस तरह से कि थाइमस अगर नहीं है, ठीक है, इसमें थाइमस भी नहीं था, कैल्शियम भी नहीं था, उसके अलावा टेट्रोलॉजी और फेरिड, ये सारी कंडीशन मिल रही है। कोई ऐसी आपके पास डिजीज आ रही है इम्यूनोडेफिशिएंसी की जिसमें सिर्फ थाइमस नहीं है, बाकी मेटाबॉलिकली कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सवेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक हो गया, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जब हम आपके पास जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है ना उससे रिलेटेड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है हमारे पास हाइपर आईजीई सिंड्रोम। हाइपर आईजीई सिंड्रोम, तो हाइपर आईजीई सिंड्रोम हमारे पास मेनली होता कुछ इस तरह से है कि स्टैट थ्री की म्यूटेशन होती है, और स्टैट थ्री की म्यूटेशन की वजह से आपके पास जो साइटोकाइंस है नॉर्मली वो नहीं बनते, ठीक है। और साइटोकाइंस अगर प्रॉपरली नहीं बन रहे, ठीक है, उनकी एक्टिवेशन नहीं हो रही, तो इसके नतीजे में आपके पास जो नॉर्मली इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना वो आपके पास एबनॉर्मल होगा। और दूसरा ये होगा कि आपके पास टी हेल्पर 17 सेल जो होते हैं ना इनकी भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इनके मैंने काम बताया था कि ये आपके पास कीमोटैक्सिस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स के न्यूट्रोफिल्स को आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं कि इधर आजू भी लड़ाई हुई है, तो कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स नहीं होगी, ठीक हो गया। तो न्यूट्रोफिल्स भी नहीं आएंगे, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो साइटोकाइंस है वो भी नॉर्मली नहीं प्रोड्यूस होंगी। एबनॉर्मल साइटोकाइंस का फंक्शन होगा जिसके नतीजे में ऐसे पेशेंट में नाम से ही जाहिर है कि आपके पास ऐसे पेशेंट में आईजीई का लेवल बहुत ज्यादा होगा और ईओसिनोफिल्स जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। इसका जो निमोनिक है वो आपके पास ABCDEF से आपने याद रखना है। ए से, ये बहुत अहम बात है, ए से आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास एब्सेस, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यूज है, इसको याद रखिएगा। एब्सेस इस कंडीशन में कोल्ड एब्सेस बनती है। कोल्ड एब्सेस क्या क्या मतलब होगा कि नॉर्मली हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि जब कहीं भी एब्सेस मतलब कि अकोमोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, कहीं भी एब्सेस बनती है तो एब्सेस हमारे पास क्या होती है, वार्म होती है ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजिस न्यूट्रोफिल्स हैं, वहां पे वेजोडाइलेशन हुई होती है, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से हमारे पास कि वो जो एब्सेस होती है ना वो वार्म होती है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड एब्सेस मिलेगी। ये स्पेसिफिक है हाइपर आईजीई से रिलेटेड, और जब भी इसका सिनेरियो आएगा तो वो ये बात मेंशन कर देगा कि कोल्ड एब्सेस मिल रही है। क्यों मिलेगी? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और बाकी के आपके पास जो इम्यून सेल्स होते हैं वो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईओसिनोफिल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो एब्सेस होती है वो कोल्ड होती है, ठीक है। ए से एब्सेस आ गई, बी से हमारे पास ऐसे पेशेंट में बेबी टीथ ही रिमेनिंग रहेंगे, बेबी टीथ। सी से आपके पास कॉर्स फेसिस, कि उसका जो फेस होगा वो भी नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी, ठीक है जी। डी से डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारे पास इस पेशेंट में रैश मिलेंगे, स्किन रैश मिलेंगे। और उसके अलावा आपके पास ई से आईजीई इंक्रीज है, और ये जो पेशेंट होगा उसमें फ्रैक्चर मिलेगा। फ्रैक्चर नॉर्मली हल्का सा भी अगर आपके पास ट्रॉमा हो रहा है तो उसके नतीजे में उसको फ्रैक्चर मिलेगा। ये तो आपके पास थी हाइपर आईजीई सिंड्रोम। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है वो है क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है। कैंडिडियासिस आपके पास फंगस होती है, तो आपके पास ये जो फंगस होती है ना ये क्या क्या काज करवा सकती है, इसकी वजह से स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ओरल थ्रश हो सकता है, उसके अलावा एसोफेगस को भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो ये सारी कंडीशंस करवा सकती है, ठीक है जी। अब मेनली ये जो क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस होता है इसमें एक जीन की म्यूटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं AIRE, ठीक है, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन, ठीक है जी।
तो इसमें डिफेक्ट होगा। जब इसमें डिफेक्ट होगा तो इसमें डिफेक्ट की वजह से आपके पास आपको दो सिम्टम जो होंगे वो मेनली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि डेक्टिन रिसेप्टर जो होंगे वो नॉर्मली डेक्टिन रिसेप्टर और डेक्टिन रिसेप्टर जो होंगे वो आल्टर हो गए। अगर ये आल्टर हैं तो आपके पास ये जो रिसेप्टर होते हैं वो मेनली क्या करते हैं कि वो आपके पास जो ये कैंडिडिया कैंडिडा आपके पास फंगस होती है ना, इसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास इसकी म्यूटेशन है तो ये डेक्टिन रिसेप्टर में डिफेक्ट होगा जो कैंडिडा के एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कैंडिडा म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा आपके पास कि अगर इस जीन की आपके पास म्यूटेशन है तो इसके नतीजे में पेशेंट को होगा कुछ इस तरह से कि वो सेल्फ एंटीजन नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब होता कुछ इस तरह से है कि थाइमस में जब पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन होती है तो थाइमस के मेडुला में सेल्फ एंटीजन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एमएचसी क्लास 2 के ऊपर। ठीक है, और जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो इसकी मेन वजह ये होती है ताकि ये जो टी सेल हैं जो हमने नए बनाने हैं वो पहले से ही उसके साथ यूज टू हो जाएं। तो अगर इसमें डिफेक्ट है तो आपके पास जो आपकी सेल्फ एंटीजन है उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। अगर उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो बाद में आपके पास क्या होगा कि ये इम्यूनोडेफिशिएंसी का बाइस बन सकता है। तो दो मेन काजेज होती हैं जो कि इसके रिलेटेड है। ठीक है, AIRE ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन। और अगर पेशेंट को कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है तो कैंडिडा का इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट में आपके पास जो सिम्टम्स मेनली देखने को मिलेंगे वो ये होंगे कि उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, थ्रश थ्रश स्किन इन्फेक्शन और आपके पास एसोफेगस एसोफेगस आपके एसोफेगाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस हो जाएगी। अब ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, बेबी छोटा बच्चा है, ठीक है, और फौरी तौर पे उसको जब वो मतलब आफ्टर डिलीवरी तो उसकी जो उसकी जो टंग है ना उस पे वाइट प्लैक्स नजर आ रहे हैं, उसकी टंग पे वाइट प्लैक्स नजर आ रहे हैं। तो ये मेन साइन होता है ऐसे पेशेंट में। ठीक हो गया, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन वाले पेशेंट में। और ये जो पेशेंट होगा क्योंकि AIRE जीन की म्यूटेशन होगी तो इसके साथ ये जो पेशेंट होगा उसको एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म भी हो सकता है इस पेशेंट को। उसके अलावा एड्रिनल फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लासिकल केस जो होगा, जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास किस तरह से होगी कि वो थ्रश और डाइपर रैश, थ्रश का मतलब ओरल थ्रश मतलब कि टंग पे व्हाइटिश प्लैक्स मिलेंगे, और डाइपर रैश जो होगा वो ऐसे पेशेंट को मिलेगा, डाइपर रैश। दो बातें मेन अहम है। सारी जो बातें हमने की है ना उसको मैंने क्लिनिकल सिनेरियो से प्रेजेंट करके आपको बताया ताकि आपको वहां पे पिक करना जो हो ना एमसीक्यूज के हिसाब से आपके लिए इजी हो। बाकी ये जो इसको रटा मारना है ऐसे डायरेक्टली जो है वो थोड़ा मुश्किल है। अब हमारे पास टी सेल के रिलेटेड जो डिजीज थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, बी सेल की, टी सेल्स की हमने सारी डिजीजेस पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कंबाइंड है, कंबाइंड मतलब कि उसमें बी सेल और टी सेल जो दोनों दोनों का ही मसला होगा, दोनों का अफेक्ट होगा। अगर दोनों डिफेक्टिव हैं तो आपके पास क्या होगा कि ऐसे पेशेंट में अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेन डिजीज है इसमें सबसे पहले सवेयर कंबाइंड SCID, स्किड कह सकते हैं हम, सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें आपके पास बी और टी सेल दोनों ही डिसफंक्शनल है। ये जो आपके पास पेशेंट होता है, ये जो बेबी होता है, उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास फेलियर टू थ्राइव, इसको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा डायरिया के साथ, डायरिया, थ्रश, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, दोनों ही मिलेंगे। पहले हम बात कर रहे थे, अभी तक एक एक बात कर रहे थे क्योंकि बी और टी सेल दोनों हैं तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों कॉमन है, दोनों ही मिल सकते हैं क्योंकि बी सेल भी नहीं है, टी सेल्स भी नहीं है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ये सारी काजेज हो सकती हैं। और मेनली आपके पास ये जो डिजीज होती है वो एक्स लिंक्ड होती है, तो ये ज्यादातर क्या होगी कि ये बॉयज में होगी। ठीक है, अब आपके पास ऐसे पेशेंट में ये जो बेबी होते हैं उसमें IL2R, ये जो आपके पास गामा जीन है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर गामा जीन जो होती है ना, इसमें इसकी डेफिशिएंसी होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो साइटोकाइंस प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसके अलावा आपके पास दूसरे नंबर पे एडिनोसिन डी अमाइनेस, ये जो एंजाइम होता है ना इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो ये दो मेन काजेज हैं। अब एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से किस तरह से ये पेशेंट जो होगा वो सवेयर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रीजन बनेगी, वो इस तरह से होता है हमारे पास कि ये जो एडिनोसिन डी अमाइनेज है ना, ये एडिनोसिन को
एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है हमारे पास आइनोसिन में, ठीक है, ये एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो आपके पास एडिनोसिन आइनोसिन में कन्वर्ट होगी, बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होगी, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आपके पास इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही तो ये जितनी एडिनोसिन होती है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी डीएटीपी में, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और डीएटीपी पता क्या करता है, ये राइबो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये जो एंजाइम होता है ना, इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का क्या काम था कि ये आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड को जो कि आपके पास आरएनए में होती हैं उसको कन्वर्ट करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में, जो कि आपके पास डीएनए में होती हैं। तो आपके पास जब हम डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे होते हैं कि हमने डीएनए बनाना है, तो हमारे पास ज़रूरी है कि हम राइबो न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करें। तो अगर आपके पास एंजाइम ही नहीं है तो ये काम नहीं होगा। ये एंजाइम क्यों नहीं है, क्योंकि पेशेंट को एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जितना भी एडिनोसिन है वो सारे का सारा डीएटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और डीएटीपी आगे से राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा था। कौन सी ऐसी ड्रग थी जो कि आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर रही थी, हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी थोड़े दिन पहले। हाइड्रोक्सी यूरिया राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। तो ये काम होता है इस वजह से। अब डीएनए अगर नहीं बन रहा तो डीएनए हमारे पास क्यों चाहिए हमें, डीएनए होगा तो आपके पास सेल्स बनेंगे, हमारे पास बी और टी सेल डीएनए की वजह से बनेंगे। अगर सेल्स डीएनए नहीं मिल रहा तो आपके पास सेल्स की कैसे आगे मैचुरेशन होगी। तो ये मेन काज होती है, ठीक है। और पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसको ये तो बातें सारी हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा हमने 6 मंथ तक होता कुछ इस तरह से है कि जब हमने पेशेंट को चेक किया तो इस पेशेंट में क्या होता है कि नॉर्मल मिलते हैं, सम हाउ टी सेल्स जो होते हैं ना वो नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ इसमें 6 मंथ तक मदर की वजह से आपके पास टी सेल्स जो होंगे ब्लड सर्कुलेशन में नॉर्मल होंगे। हम इसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं TRES टेस्ट, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन सेंटर। मेनली ये आपके पास TRES होता क्या है कि ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए फॉर्म्ड इन द नॉर्मल टी सेल, कि जो नॉर्मल टी सेल होगा ना उनमें ये बनेंगे आपके पास TRES सर्कुलर डीएनए फॉर्म्ड इन द नॉर्मल टी सेल। अगर ऐसे पेशेंट में हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि 6 माह तक उसकी बॉडी में टी सेल नॉर्मल है, लेकिन हमने जो आपके पास स्टैंडर्ड गोल्डन टेस्ट है ना आपके पास, आपने परफॉर्म करना है वो TRES है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा ये जो पेशेंट है वो क्या सवेयर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का है या नहीं है, ठीक है। एक और ड्रग होती है जो कि आपके पास इस एडिनोसिन डीअमाइनेज को इनहिबिट करती है, आप लोगों को शायद याद हो, हमने पढ़ा था क्लेड्रीबीन, ठीक है। तो क्लेड्रीबीन हमारे पास इसी वजह से हम देते हैं, तो क्लेड्रीबीन आपके पास इसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो डीएटीपी है ये सिर्फ इसको इनहिबिट नहीं करती, बल्कि एक और पाथवे होता है कि ये हमारे पास क्या करती है कि ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाती है जो कि आपके सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये बात कर रहे थे, अब कॉमन जो बात थी उसके रिलेटेड थाइमिक एप्लेजिया से रिलेटेड वो ये थी कि जो ये पेशेंट होगा ना सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वाला, इसमें क्या होगा कि थाइमिक शेडो एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ थाइमिक शेडो, कि थाइमिक शेडो नहीं है। दूसरी कौन सी डिजीज थी जिसमें नहीं हो रहा था, थाइमिक एप्लेजिया, लेकिन इसमें आपके पास जो कैल्शियम का लेवल होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई भी हार्ट के रिलेटेड आपके पास कोई भी इसकी डिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं कि इसको पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा वो फेलियर टू थ्राइव, डायरिया, थ्रश और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो होंगे वो उसको बार बार होंगे, ठीक है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम करते हैं, कि जो इसका ब्लड है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है दोबारा से, ताकि पेशेंट को ठीक किया जा सके, ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो आपके पास है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, ठीक है। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया ये दो आपके पास मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको साथ जो जोड़ दिया गया। एटेक्सिया में आपके पास क्या होता है कि एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट ठीक हो गया, जो कि आपके पास CNS से रिलेटेड है। और टेलेंजेक्टेजिया में आपके पास डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट आर सॉरी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर प्रोमिनेंट ऑन द स्किन, कि आपके पास डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपके पास स्किन में आपको मिलती हैं, ठीक है। टेलेंजेक्टेसिस बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये जो पेशेंट होगा उस पेशेंट को पूछने से पहले, वो आपके पास कोई भी ये सिनेरियो डिस्कस करने से पहले, अगर कोई हाई यील्ड टॉपिक मतलब कि कोई हाई लेवल का टेस्ट है ना, ठीक है, अगर प्लैब है USML है तो वो आपके पास साथ आपको पिक्चर देगा, ठीक है।
इस तरह से पिक्चर देगा और उसकी आई में आपके पास इस तरह से आपको बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, पहली बात ये बता देगा, वो पिक्चर से हमें ये शो करवा देगा। और अगर एनएलई है तो एनएलई में वो कहेगा कि एक लाइन में उसकी मर्जी होगी कि उसने क्या पूछना है, उसके दिल का हाल जानना है, हमने एग्जामिनर के दिल में क्या चल रहा है, तो फिर हम एनएलई जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना हुआ है उसकी आई में, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, ये बात कंफर्म होगी। लेकिन इसमें बाकी चीजें जो होती हैं, मेनली आपके पास एटीएम जीन का डिफेक्ट होता है। ठीक है, एटीएम जीन्स मेनली क्या करती है कि ये डीएनए की रिपेयर में हेल्पफुल होती है, कि जब भी आपके पास डीएनए है, हम सनलाइट में जाते हैं तो कोई भी आपके पास आयोनाइज्ड लाइट जो है वो डीएनए की ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, जैसे कि स्किन कैंसर है ना, स्किन कैंसर मेनली आपके पास यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से होता है। अगर कोई बंदा ज्यादातर स्किन में रहता है तो ये आपके पास मेलानोमा काज करवा सकता है। तो इसी तरह बात करने का मकसद ये है कि हर सेल में डीएनए होता है, तो डीएनए की जब आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई ब्रेक डाउन होती है तो फौरी तौर पर आपके पास बॉडी में कुछ ऐसी जीन्स हैं वो उसको रिपेयर करती हैं। तो एटीएम जीन आपके पास रिपेयरिंग जीन है, अगर ये डैमेज हो जाएगी तो आपके जो सेल हैं वो आपके पास दोबारा से उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये काज हो सकती है जो कि एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया काज करवाती है, मेन काज इसकी यही होती है। ठीक है, अब इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्यों लिखा गया है, अब दोनों बातें, एक वेसल से रिलेटेड है और एक ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास इस कंडीशन में होता कुछ इस तरह से है कि ये कुछ इम्यून सेल्स की भी डेफिशिएंसी काज करवा देगी अगर किसी बंदे में, और ये आपके पास अननोन है। अगर इस जीन की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आपके पास आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कुछ आपके पास इम्यूनोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, तो ये इस वजह से इसके साथ उन्होंने रिलेट किया हुआ है। ठीक हो गया, तो आपके पास 3A से आपने याद करना है, टीलेंजेक्टर एट एक्सी है ना, मतलब एटेक्सिया टीलेंजेक्टेजिया, तो 3A's ये निमोनिक याद रख लें आप, एटेक्सिया, ए से एटेक्सिया। उसके अलावा आपके पास एंजियोमस, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, और ए से आपके पास आईजीए, इसकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ये ट्राइएड है। और ऐसा जो पेशेंट होगा, ये जो आपके पास पेशेंट होगा मोस्ट कॉमनली, ठीक हो गया, उसमें ये सारा सिनेरियो दे के वो ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा इन्फेक्शन होता है या कौन सा ऐसा कैंसर होता है जिसका रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट में लिम्फोमा, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, बाद में मैं बुक पे आता हूँ, मैं आपको मेंशन करवाता हूँ कि जो जो चीजें बहुत अहम है और जो आपको याद रखनी है। बाकी इसमें सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल जो होगा वो कम मिलेगा, लेकिन अल्फा फीटोप्रोटीन जो होगी एएफपी वो आपको ज्यादा मिलती है, ये भी इसका एक फाइंडिंग्स में हमें नजर आता है। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम कि आईजीएम का लेवल ज्यादा है, ज्यादा क्यों हो गया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आईजीएम है ना वही बन रही हैं, इसकी क्लास स्विचिंग नहीं हो रही। सबसे पहले जो प्लाज्मा सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल क्या बनवाते हैं, आईजीएम बनाते हैं, लेकिन आपके पास प्लाज्मा सेल के पास एबिलिटी होती है कि ये आपके पास आईजीई भी बना सकते हैं, आईजीजी भी बना सकते हैं, आईजीए भी बना सकते हैं, तो ये सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनवा सकते हैं। लेकिन अगर हो कुछ इस तरह से रहा है बॉडी में कि आपके पास क्लास स्विचिंग का डिफेक्ट आ रहा है, तो सिर्फ आईजीएम ही बनेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास पेशेंट जो होगा वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा कि उसको आपके पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रिस्क जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आपके पास कौन कौन सी जो आपके पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शियस, कौन कौन से होते हैं, निमोसिस्टिक जिरोवेसी, फंजाई की बात कर रहे हैं, निमोसिस्टिक जिरोवेसी। ठीक है जी, और उसके अलावा आपके पास क्रिप्टोस्पोडियम, ठीक है, इसका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, साइटोमेगालो वायरस। तो ये सारी बातें अब हुआ इस तरह क्यों हुआ, कुछ इस तरह से कि अगर यहाँ पे हमने टी सेल बना लिया और यहाँ पे हमने बी सेल बना लिया, तो बी सेल आपके पास MHC क्लास 2 के ऊपर क्या करवा देते हैं कि आपके पास कोई भी अगर एंटीजन होता है तो उसको प्रेजेंट करवा देते हैं, टी सेल आता है, TCR के साथ इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और इसके साथ सॉरी यहाँ से आपके पास क्या होगा कि यहाँ से आपके पास CD4 या कोई भी जो भी आपके पास सेल है, CD4 जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाता है। अब फर्दर और काम भी होता है, और ये काम होता है कि यहाँ से आपके पास B7 और यहाँ से आपके पास CD28, ये भी आपस में अटैच होते हैं, और बी सेल के ऊपर आपके पास CD40 और टी सेल के ऊपर CD40 लाइगेंड। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जो रिसेप्टर है ना, और जब ये आपस में इनकी कॉम्बिनेशन, इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसके नतीजे में आपके पास टी सेल जो होता है वो स्पेसिफिक साइटोकाइंस को रिलीज करता है, जिसके नतीजे में ये जो बी सेल होता है ना, बी सेल आपके पास फर्दर प्लाज्मा सेल बना के आपके पास अकॉर्डिंग टू द साइटोकाइंस आईजीई, आईजीए या आईजी हमारे पास जी, इसमें खुद को कन्वर्ट करवा देता है। तो स्पेसिफिक जैसे कि हमने कहा था कि आईजीई के लिए कौन सी होती है, इंटरल्यूकन 4, आईजीए के लिए इंटरल्यूकन 5,
और IgG के लिए इंटरफेरोन गामा। तो स्पेसिफिक ये साइटोकाइंस तभी आएंगी जब ये रिसेप्टर जो होगा वो सही से काम कर पाएगा। अगर ये सही से काम नहीं कर पा रहा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी सेल जो होगा वो एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा जिसको हम कहेंगे IgM। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर IgM सिंड्रोम। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हम फाइंडिंग देखेंगे तो IgM का जो लेवल होगा वो हमारे पास इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, और लिम्फ नोड्स पे वो ये कह रहा है कि जर्मिनल सेंटर जो होंगे वो नहीं बनेंगे। जर्मिनल सेंटर आपके पास ये जो कॉर्टेक्स में होते हैं ना जर्मिनल सेंटर, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन मेमोरी सेल्स तभी स्टोर होंगे जब वो खुद को अब एक से दूसरे सेल में कन्वर्ट होंगे तो तभी बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये बात थी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंबाइंड डेफिशिएंसी है जो कि आपके पास दोनों सेल्स को इन्वॉल्व कर रही है, उसमें आपके पास आती है विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम। विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम जो आपके पास डिजीज होती है, इसमें मेनली आपको पता होना चाहिए कि वास जीन की म्यूटेशन होती है। विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ठीक है, और इसमें आपके पास वास जीन की म्यूटेशन होगी। वास जीन म्यूटेशन। अब ये जो वास जीन होती है ना आपके पास, ये मेन इसका काम ये होता है कि ये आपके पास टी सेल की साइटोस्केल्टन की मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए आपके पास जरूरी होती है। टी सेल साइटोस्केल्टल मेंटेनेंस। अच्छा, आपके पास जो साइटोस्केल्टन होते हैं ना, ये आपके पास सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो मेन आपके पास ट्रैफिंग ऑफ दी ना, आपके पास ट्रैफिंग ऑफ दी सेल जो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सेल की मूवमेंट की अगर हम बात करें, इंट्रा सेलुलर आपके पास कोई भी अगर सेल के अंदर मूवमेंट होनी है ना, तो वो साइटोस्केल्टन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर वास नहीं है तो नॉर्मल साइटोस्केल्टन नॉर्मली काम नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मेन इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट को सबसे ज्यादा एंटीजन प्रेजेंटेशन जो आपके पास होती है ना, उसमें डिफेक्ट, उसमें आपके पास वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाता। टी सेल जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर पाते तो यही मेन काज होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और फर्दर आपके पास जो मेन इसका मेन साइन है, ये वाहद ऐसी डिजीज है कि जिसमें आपके पास ब्लीडिंग भी मिलती है। इम्यूनोलॉजिकल की कोई और डिजीज नहीं है जिसमें आपको ब्लीडिंग मिलती है। जितनी भी हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी पढ़ी है, कभी भी नहीं, इसमें मिलती है। ठीक हो गया, इसका जो हमारे पास निमोनिक है वो है वाटर के नाम से। वाटर से आपके पास W और A से आपने याद रखना है विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम, और T से आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ई से एक्जिमा। एक्जिमा का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्जिमा मतलब कि आपके पास रैश मिलेंगे ऐसे पेशेंट को। ठीक है जी, और आपके पास आर से आखिर पे रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, रिकरेंट इन्फेक्शन। और दूसरी आपके पास हाई यील्ड ये बात है कि विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम में IgE और IgA ये दोनों का लेवल जो होता है वो हमें ज्यादा मिलता है। ठीक हो गया, और अगर हमारे पास जो अहम है ना, इसी की अगर हम बात करें कि आपके पास इसमें से ज्यादा अहम जो डिजीजेज हैं, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमन है, इसमें हमेशा पूछा जाएगा। MCQs के लिहाज से ये बहुत अहम है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है, इसको डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि मेन काज इसकी जो है वो अननोन है, लेकिन इस वजह से हो सकता है क्योंकि आपके पास स्प्लीन में मेनली आपके पास स्टोर होते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आपके पास ये स्प्लीन में स्टोर हो रहे हैं तो वहां से नहीं निकलेंगे क्योंकि साइटोस्केल्टन का मसला होता है। तो ये आपके पास मेन काज इसकी हो सकती है। और आपने सिनेरियो में ये आएगा, ये पेशेंट है, पेशेंट को आपके पास रैशेज हैं। ठीक हो गया, और उसकी जो हिस्ट्री है वो बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, और प्लस वो जो पेशेंट है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन हो सकती है, विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम। प्लेटलेट काउंट जो होगा वो आपके पास इसमें कम मिलेगा। नेक्स्ट आ गई हमारे पास फेगोसिटिक डिसफंक्शन। फेगोसिटिक डिसफंक्शन, तो फेगोसिटिक डिसफंक्शन हमारे पास हमने कल एक पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था हमने, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज के NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी थी। क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज में आपके पास NADPH ऑक्सीडेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, जो कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो ये मेन काज थी। ठीक है, ये कल हमने सारा देख लिया था। नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई जब हम न्यूट्रोफिल्स पे डालते थे तो वो आपके पास ब्लू नहीं होता था। कैटालाइज पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके पास उसके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। आज हमने जो डिस्कस करनी है डिजीज, वो मेनली हमारे पास है ल्यूकोसाइट एडहीजन डेफिशिएंसी। ल्यूकोसाइट एडहीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। ल्यूकोसाइट एडहीजन डेफिशिएंसी में हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि न्यूट्रोफिल्स के ऊपर आपके पास एक प्रोटीन एक्सपोज होती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंस। और इंटीग्रेंस आपके पास क्या करवाती है, इंटीग्रेंस जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में आपके पास यहाँ पे
होता कुछ इस तरह से है कि मार्जिनेशन होती है, रोलिंग, मार्जिनेशन, फिर आपके पास ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस हमने देखा था जब पहला लेक्चर हमने देखा था। तो इंटीग्रेंस अगर नहीं होंगे तो आपके पास ये एंडोथेलियल के रिसेप्टर के साथ इनकी बाउंडिंग नहीं होगी, रोलिंग नहीं होगी, ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगी। तो ये मेन काम होता है कि आपके पास ल्यूकोसाइट्स की एडहेजन नहीं होती। और मेन आपके पास इस डिजीज में मेन जो साइन होगा वो सिनेरियो में ये होगा कि एब्सेंट ऑफ पस फॉर्मेशन, पस नहीं बनती। पस क्यों नहीं बनती? पस इसीलिए नहीं बनती, न्यूट्रोफिल्स आएंगे लाइसोजाइम्स को आपके पास रिलीज करेंगे। पस होती क्या है? आपके पास डेड व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो आपके पास पस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल आएंगे तो भाई वो दोबारा से खुद को अपने आप को मरवाएंगे तो फिर ही व्हाइट होंगे। तो इसमें आपके पास पस फॉर्मेशन नहीं होती, एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि फर्दर आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो में ये होगा कि लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, लेट सेपरेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यही मेन बात यही पूछी जाएगी और आपने फौरी तौर पे आपको पता लग जाना चाहिए कि ल्यूकोसाइट एडहेजन प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है? ये क्या होता है कि आपके पास बेबी है, तो बेबी जब आपके पास डिलीवर हुआ तो बेबी डिलीवर होने के बाद उसकी जो अम्बलाइकस होती है प्लेसेंटा से उसको डिटैच किया जाता है। तो अम्बलाइकस जो होती है ना वो स्टम्प हो जाती है, मतलब उसको यहाँ पे थ्रोम्बोज हो जाती है, ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है। ठीक है, और विद इन 2-4 डेज, 2 से 4 दिन के दरमियान आपके पास ये जो डार्क अम्बलाइकस होती है ऊपर की तरफ उभरी हुई स्टम्प अम्बलाइकल, ये दोबारा से आपके पास पीछे चली जाती है। ठीक हो गया। अब अगर ऐसी कंडीशन है कि ये जो आपके पास अम्बलाइकस थी वो नहीं दोबारा से अपनी नॉर्मल नहीं जा रही अपनी कंडीशन में और वो ऊपर की तरफ उभरी हुई है, ठीक हो गया, स्टंप है। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में हमें कंफर्म हो जाएगा तो ये जो पेशेंट है उसमें ल्यूकोसाइट एडहेजन का मसला है। क्यों इस तरह हो रहा है कि आपके पास ये जो आपके पास थ्रोम्बोस्ड अम्बलाइकस थी, न्यूट्रोफिल्स आएंगे यहाँ पे जो आपके पास डैमेज जो सेल्स थे, ठीक हो गया, जो आपके पास ब्लड वेसल्स में क्लॉट बने हुए हैं उनको आके खाएंगे, फेगोसाइटोज करेंगे, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो तभी आपके पास हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स ही नहीं आ रहा है तो ये आपके पास वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये मेन साइन होता है इसका। और इसी वजह से ये जो पेशेंट है, एक तो इसमें पस नहीं बनती, आपके पास लेट सेपरेशन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड, और तीसरी ये बात है कि इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग के वुंड हीलिंग नहीं होगी। वुंड हीलिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास वुंड हीलिंग तभी होगी न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो वो आपके पास अपना पूरा काम करवाएंगे। ठीक हो गया, तो ये बात ही आपके पास ल्यूकोसाइट एडहेजन डेफिशिएंसी के रिलेटेड। ठीक हो गया। बाकी आपके पास इसमें रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, मिकोजल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो सारी बातें तो हैं, वो कॉमन है। लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से एब्सेंट पस फॉर्मेशन, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग और लेट सेपरेशन ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड, दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइट एडहेजन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट डिजीज, यार ये नाम इसका, चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम। चियाडिक हिगाशी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो सिंड्रोम होता है, हमने कहा था कि फैगोसाइट्स को क्या चाहिए होता है कि फैगोसाइट हैं ये, इन्होंने ये आपके पास कुछ भी कोई भी चीज़ है जो इनगल्फ कर ली है, जो इनगल्फ कर ली है तो फौरी तौर पे ये किस में आ गई है? ये फैगोसोम में आ गई है। अब होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे लाइसोसोम पड़े हैं, तो लाइसोसोम क्या करेंगे कि इसके साथ जाके अटैच होंगे और यहाँ पे फैगोलाइसोसोम बनेगा। अब अगर लाइसोसोम फैगोसोम के साथ अटैच नहीं हो पा रहे तो ये आपके पास कंडीशन होती है चियाडिक हिजाशी सिंड्रोम। ठीक है, और मेन होता क्यों है आपके पास LYST, ये जो आपके पास जीन होती है इसमें म्यूटेशन होती है। ये मेनली आपके पास लाइसोसोमल रेगुलेटरी जीन होती है। ठीक हो गया, और इसमें भी मेन डिफेक्ट यही होता है कि आपके पास साइटोस्केल्टन एबनॉर्मेलिटी होती है। साइटोस्केल्टन किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं आपके पास? मेनली अफेक्टिंग द लाइसोसोमल ट्रैफिंग के लिए, कि आपके पास इंट्रासेलुलर जो ट्रैफिंग होती होती है, जो ट्रैफिक चल रही है वो साइटोस्केल्टन की मदद से हो रही होगी। अब ये बात सारी होगी, इसमें मेन हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि ये जो पेशेंट होगा वो एल्बिनिज्म के साथ मिलेगा। एल्बिनिज्म, ओकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म मेनली होता है। ठीक है, इसमें जो पेशेंट की आईज होंगी वो ब्लू आईज होंगी। ठीक है जी, उसके जो सिल्वरी हेयर होंगे, फेयर स्किन होगी, फेयर स्किन ओकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म में, और फर्दर आपके पास लाइट ब्लू आईज होंगी। ठीक है, और सिल्वरी हेयर, सिल्वरी हेयर। ये पेशेंट इस चीज के साथ प्रेजेंट करेगा जैसे कि पेशेंट में, कि पेशेंट है उसको आपके पास ये नहीं कहेगा कि उसका अल्बिनिज्म है, उसके जो स्किन है वो बहुत ज्यादा वाइट है, लाइट ब्लू उसकी आईज हैं और सिल्वर हेयर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट है वो आपके पास बार बार उसको क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है जी, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी इसमें मिलेगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों मिलती है? क्योंकि आपके पास जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन होती है उसमें भी साइटोस्केल्टन जो होते हैं ना, जो आपके पास नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होती है, साइटोस्केल्टन मेनली ट्रैफिक का काम करते हैं। वो होंगे तो आपके पास नॉर्मल ट्रैफिक होगी लाइक अ वार्डन। अब
ये क्यों होता है? ये आपके पास इस वजह से होगा क्योंकि जो मेलिनोसाइट्स है ना, वो मेलानिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेलानिन को कैरेटिनोसाइट्स में, ठीक हो गया। तो अगर वो नॉर्मली कैरेटिनोसाइट्स में नहीं जा रहा है, तो जो आपके पास एपिडर्मिस में होते हैं, केरेटिनोसाइट एपिडर्मिस में होते हैं, तो अगर वो आपके पास जो मेलानिन कैरेटिनोसाइट्स में नहीं आ रहा, तो एपिडर्मिस का जो कलर होगा, एपिथेलियल का जो सेल, एपिथेलियल और एपिडर्मिस का जो कलर होगा वो आपके पास डार्क नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आईज भी, इसी वजह से आपके पास जो कॉर्निया होता है वो नॉर्मली उसका जो कलर होता है वो भी आपके पास नॉर्मल नहीं होता, वो भी लाइट ब्लू मिलेगा, और स्किन का कलर भी जो होगा वो फेयर नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन है। अब दोबारा से जल्दी जल्दी मैं बुक पे आता हूँ, और बुक पे मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ कि क्या जो बात है वो बहुत ज्यादा अहम है, ठीक हो गया। तो यहाँ से पहले ना नीचे से शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, जो हमने ताज़ा ताज़ा चीज़ें पढ़ी हैं। जो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो अपनी बुक पे सात फौरी तौर पे मेंशन करते जाएं। आपके पास एल्बनिज्म को बहुत ज़्यादा, ये एल्बनिज्म आपके पास आएगा चियाडी खिजाशी सिंड्रोम में। फेगोसोम लाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होता मेनली आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसमें यही मेन अहम बात है, जीन म्यूटेशन इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। एल्बनिज्म ये आपके पास एमसीक्यूज है। उसके अलावा ल्यूकोसाइट एडहीजन, तो ल्यूकोसाइट एडहीजन में आपके पास लेट सेपरेशन ऑफ अम्बलाइकल, ठीक है जी, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, ठीक हो गया। और आपके पास न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो ज्यादा ही होंगे, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे, लेकिन आपके पास जो इन्फेक्शन साइट होगी ना, एब्सेंट एट द इन्फेक्शन साइट, तो इसी की वजह से पस नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके पास वो साथ ही नहीं जुड़ पा रहे, उनका मैग्नेट नहीं है जो कि उनको आपके पास इन्फेक्शन की साइट तक लेके आए। विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये नहीं भूलना कि ये वाहद सिंड्रोम है जिसमें आपको ब्लीडिंग भी मिलती है साथ, ठीक है। और साथ आपके पास रिकरेंट इन्फेक्शन, एजीमा और स्किन इन्फेक्शन। अब कौन कौन से ऐसे होंगे जिसमें हमें इन्फेक्शन के साथ आपके पास, सॉरी, आपके पास जो स्किन इन्फेक्शन मिल रहा है, एक इसमें मिलता है विस्कट एल्डरिच सिंड्रोम में। उसके अलावा हमारे पास ये जो ऑटो इम्यून ऑटोसोमल हाइपर आईजीएम सिंड्रोम होता है, इसमें भी आपके पास क्या होता है कि आपको ये एक्जिमा स्किन रैश इसमें भी मिलता है। तो दो है, विस्कट एल्ड्रिच और वो आपके पास हाइपर आईजीएम, ये हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली है। तो इसमें आपके पास आईजीएम का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है हो गया, और बाकी क्लास स्विचिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। और एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया एंजियोमास होते हैं, एटेक्सिया आईजीए। इसमें विस्कट एल्ड्रिच सिंड्रोम में ये भी दोबारा बार बार पूछा जाता है कि आपके पास आईजीई और आईजीए दोनों ज्यादा हैं सिर्फ ये दे के सिनेरियो में, तो आपको कौन सा सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को? सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपके पास एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी हो सकती है, या इंटरल्यूकन 2 आर रिसेप्टर गामा इसकी वजह से। और ये जो मैंने आपको बताई थी बात यहाँ पे कि डिक्रीज टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन, जो आपके पास सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि नॉर्मल टी सेल में होते हैं, वो आपके पास कम होंगे, टी रेक्स। और उसके अलावा आपके पास एब्सेंस ऑफ थाइमस शेडो, इसमें भी एब्सेंट होता है, और ए थाइमस एप्लेजिया में भी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम नॉर्मल मिलता है और कोई भी कार्डियक इन्फेक्शन, सॉरी कार्डियक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, क्रॉनिक इन्फेक्शन, और इसमें बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोल, वायरल सारी इन्फेक्शन ही मिलेंगी, क्योंकि बी और टी सेल दोनों का मसला हो रहा है। थाइमिक एप्लेजिया में आपके पास डिक्रीज टी सेल, डिक्रीज पीटीएच, डिक्रीज कैल्शियम, क्योंकि पैराथायरॉयड भी नहीं बनता, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज भी मिलती हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ट्रंकस आर्टियोसिस, ये सारी बातें हैं। और एबनॉर्मल एबनॉर्मल फेसिस भी मिलेंगी। इंटरल्यूकन 2 रिसेप्टर कल वाले में हमने बता दिया था कि आपके पास क्या होता है कि ये टी सेल हैं और ये आपके पास मैक्रोफेजिस हैं। टी सेल के ऊपर आपके पास रिसेप्टर होता है इंटरल्यूकन 12 का, और मैक्रोफेजिस के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन गैमा। अब हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं इंटरल्यूकन 12, अगर यहाँ पे रिसेप्टर में डिफेक्ट है तो ये टी सेल की एक्टिवेशन नहीं होगी। अगर टी सेल की एक्टिवेशन नहीं होगी तो टी सेल आगे इंटरफेरोन गामा को रिलीज ही नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ना आपके पास टी सेल होंगे ना मैक्रोफेज होंगे, तो जिसकी वजह से मेनली आपके पास इंटरल्यूकन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी में मेनली मेनली आपके पास ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पेशेंट को है, तो वो मेन काज यही होगी कि उसमें इंटरल्यूकन 12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इंटरफेरोन गामा मेनली चाहिए होता है हमें ग्रेनुलोमा बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम मैक्रोफेजिस का होता है। उसके अलावा हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर आईजीई सिंड्रोम में आपने ये सारी बातें याद करनी है, और एमसीक्यूज ये है कि कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड एब्सेस होगी, ठीक है, ये बात बहुत अहम है। उसके अलावा आपके पास आईजी हाइपर आईजी, तो वो हाइपर आईजीई है। न्यूट्रोफिल्स आपके पास जो होते हैं ना इम्पेयर्ड, क्योंकि टी हेल्पर 17 का मेन काम है कि न्यूट्रोफिल्स के बनाते हैं, तो उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती। क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, इसमें मेनली आपके पास क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्किन का, ओरल का, या थ्रश मिलेगा उसको, या स्किन का कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक हो गया। AIRE ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन में आपके पास डिफेक्ट होता है। थाइमिक हाइपोप्लेजिया हमने कर लिया, तो इसमें आपके पास सेलेक्टिव आईजी में एनाफाइलैक्टिक शॉक मिलता है, ये एनाफाइलैक्सिस मिलता है, ठीक है जी। और बाकी इसमें आपके पास बी
टी के जीन का डिफेक्ट होगा, और इनफैक्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 माह के बाद होगा। लेकिन 6 माह के बाद फौरी तौर पे इन्फेंसी में ही सिम्टम्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास इन्फेंसी में सिम्टम्स नहीं आते, लेट ऑनसेट होता है, बाद में जाके आते हैं। ठीक हो गया। बाद में मतलब कि 20 या 40 साल की उम्र तक बी सेल्स नॉर्मल होंगे, बी सेल्स का लेवल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन उनमें प्लाज्मा सेल्स और उसके अलावा जो आईजीई आईजीए एंटीबॉडी जो होंगी वो कम मिलेंगी। इसमें भी आईजीई आईजीए एंटीबॉडी कम मिलेंगी और साथ बी सेल्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि जो बी सेल होते हैं वो प्रीकर्सर होते हैं, और इसमें सिर्फ आईजीए की डेफिशिएंसी होती है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।